गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहली क्लास में हमने न्यूमेरिकल नंबर 10 तक सोल्व किए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 11 सोल्व करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ रीड करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 11 14.11 देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 11 और न्यूमेरिकल नंबर 12 दोनों सिमिलर है। दोनों में कुछ कुछ मिलता हुआ काम हमें करना है, तो आप एक बार ध्यान से देख लें और मेरे साथ रीड करें। कोरस्पोंड्स टू टू सर्कुलर मोशंस, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर इंडिकेटेड ऑन ईच फिगर। यहाँ पर बच्चों दो मोशन आपको दी है और उन दोनों मोशन में ये जो चीजें आपको बताई है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल टी, इनिशियल पोजीशन टी इज इक्वल टू 0 और सेंस ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये सब आपके सर्कल में इंडिकेटेड है। ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल पी। तो जो रिवॉल्विंग पार्टिकल पी है उसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बनाइए एक्स प्रोजेक्शन के लिए। एक्स प्रोजेक्शन का मतलब है बच्चों, हम पॉइंट से जो बॉडी होती है उससे हम हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकल डायमीटर पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है उस पर जो प्रोजेक्शन हम डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, उसकी मोशन के लिए इक्वेशन चाहिए। देन स्टूडेंट्स लुक एट द डायग्राम। ये आपका ए वाला पार्ट, पहले पार्ट में आपको डायग्राम गिवन है। तो पहले हम इस एक डायग्राम को, उस रेफरेंस सर्कल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर बॉडी का इनिशियल पोजीशन पॉइंट पी है, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है, तो इनिशियल पोजीशन बॉडी की पॉइंट पी है। यहां से बॉडी स्टार्ट करेगी और सेंस ऑफ रोटेशन आपको गिवन है। यहाँ सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है जो इस एरो से इंडिकेटेड है। इस रेफरेंस सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है, जब आप बॉडी को इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाएंगे तो बॉडी से जो परपेंडिकुलर हम हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर डालेंगे, ये वाला उसका फुट, ये फुट आपका हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर एसएचएम करेगा। तो हमें जो इक्वेशन बनाना है वो एसएचएम के लिए बनाना है। बच्चों, अब हम ये मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद बॉडी पी से पी डैश किसी पॉइंट पर चली जाती है। हम ये मान लेते हैं कि द बॉडी रीच एट पॉइंट पी डैश फ्रॉम पी इन टाइम स्मॉल टी। तो देन आप उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करिए। मान लीजिए बॉडी यहां पहुंच जाती है, तो ये बॉडी का रेडियस वेक्टर बनेगा ऐसा। यहां बॉडी आपकी आ गई है पी डैश पर, ये पी डैश पॉइंट है। और इस टाइम में, टी टाइम में, मान लीजिए बॉडी ने एंगल रोटेट किया है थीटा। तो बच्चों यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बॉडी पी पर थी तो उसका जो फुट था वो ओ पर था, परपेंडिकुलर का फुट। लेकिन जब बॉडी पी डैश पे चली जाती है तो फुट भी आगे खिसक जाता है और अब वो ओ से ए पे चला जाता है। जब बॉडी पी पे थी तो हमने हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर परपेंडिकुलर डाला, उसका फुट ओ पे। बॉडी जब पी डैश पर पहुंच जाती है तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका फुट ए पर पहुंच जाता है। तो बॉडी जाती है पी से पी डैश की ओर और बिल्कुल सिमिलर फुट जो होता है वो ओ से ए की ओर जाता है। और जैसे जैसे बॉडी इस पूरे सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी या रिवोल्यूशन होगा तो जो फुट है, फुट की मोशन आपकी ओ के अबाउट टू एंड फ्रो इस तरीके से होगी। तो अब बच्चों हम ये मान लेते हैं कि जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है पी से पी डैश तक, उतने टाइम में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वो आपका एक्स है। तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो देखो बच्चों ये एंगल भी थीटा हो सकता है। और अगर ये थीटा होगा तो अब आप इसमें ट्राइंगल यूज कीजिए ओ पी ए। इन ट्राइंगल ओ पी डैश ए,
और ओपी डैश में देखिए थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस, तो इसमें आप साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओपी डैश, और ओपी डैश यहाँ पर सर्कल की रेडियस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो देन एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, बट एक्स इज इन या डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर। बच्चों जो थीटा होता है, थीटा किसके बराबर होता है? हियर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं हियर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, एंड द वैल्यू ऑफ टी इज गिवन 2 सेकेंड। तो देन 2 पाई बाई टी की वैल्यू को आप 2 सेकेंड रखिए, 2 से 2 कैंसिल इंटू टी, तो देन इट बिकम्स पाई टी, मीन्स हियर थीटा इज इक्वल टू पाई टी। Here theta is equal to pi t, so the equation becomes x is equal to 3 sin थीटा। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान आपको रखना होगा, इस केस में जो आपकी x की वैल्यू है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो फिर आपके इक्वेशन में यहाँ एक माइनस आना चाहिए, क्योंकि जो x डिस्प्लेसमेंट है वो आपका माइनस है। आप चाहे तो इस माइनस को चाहे यहीं से स्टार्ट करके और इसको यहाँ माइनस इस तरीके से लेते चले आए, या फिर आप बाद में उसको एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, सो x कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई -3 साइन पाई टी, और इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी प्रकार से बच्चों इसका बी पार्ट हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बी पार्ट का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस डायग्राम। इसमें मोशन पी पॉइंट से शुरू होती है और पी पॉइंट आपका टी इज इक्वल टू 0, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है बॉडी की। तो बॉडी की मोशन पी पॉइंट से स्टार्ट होगी और उसका सेंस ऑफ रोटेशन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज गिवन है। तो हम ये मान लेंगे कि बॉडी पी से पी डैश पॉइंट तक यहाँ पर टी टाइम में आ जाती है। जब बॉडी यहाँ तक टी टाइम में आ जाती है तो बेटा ये रेडियस बन जाएगी। और अब देखिए जरा, जब बॉडी पी पे होती है तो उसके फुट का परपेंडिकुलर का जो फुट होता है वो भी पी पे होता है, लेकिन जब बॉडी पी डैश पर आती है तो यहाँ जो फुट है आपका, आप यहाँ से इसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर परपेंडिकुलर डालिए और उसका फुट पहुंच जाता है ए पर। तो देखिए जैसे जैसे बॉडी मोशन करती है इस तरीके से, तो उसका फुट पी से ओ इस तरीके से ओ के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो अब आप मान लीजिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल मीन पोजीशन से यहाँ पर x है, और बॉडी ने मान लीजिए हमारा थीटा एंगल इसने रोटेट किया है। अगर रेडियस 2 मीटर है तो बच्चों ये डिस्टेंस भी 2 मीटर होगी। तो फिर से आप इसी ट्राइंगल में दोबारा फॉर्मूला लगाइए, इन ट्राइंगल ओ पी डैश ए। थीटा के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो अब की बार हमें कोस थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस। मैंने कहा था आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट को पहले से ही नेगेटिव लेके चलिए, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड में, या फिर आप बाद में आंसर में इसको ऐड कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई आपका 2 मीटर। तो हियर द x इज इक्वल टू -2 कॉस थीटा। और अब स्टूडेंट्स बस आपको थीटा निकालना है, बट थीटा किसके बराबर होगा? थीटा की वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा को आप लिखिए 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, और यहाँ जो आपका टी है वो 4 सेकेंड गिवन है, यहाँ पर 4 सेकेंड टी गिवन है। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई और डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड इंटू टी, और जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो देन इट बिकम्स पाई बाई 2 इंटू टी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1/2 पाई टी। तो बेटा द इक्वेशन बिकम्स द इक्वेशन बिकम्स, तो अब आपका जो इक्वेशन बनने वाला है बेटा
इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू -2 कॉस, और थीटा की जगह पे आप लिखेंगे 1/2 पाई टी। ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से अगर हमें बच्चों कोई भी रेफरेंस सर्कल गिवन है, ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस जो आपकी आएगी ये इन मीटर में आएगी, और पहले वाले केस में जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो इन सेंटीमीटर में आएगी, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में। हाँ, तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना होता है जब भी हमें कोई रेफरेंस सर्कल गिवन होगा, मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुई है। मोशन दो जगह से स्टार्ट हो सकती है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो सकती है। अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी तो कोस वाला फॉर्मूला बनेगा, कोस वाला इक्वेशन बनेगा, और अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है तो साइन वाला बनेगा, और किस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है। इन दो बातों का ध्यान रखते हुए आप रेफरेंस सर्कल की हेल्प से इक्वेशन बड़ा इजीली बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 12 है 14.12। सबसे पहले बच्चों इसको आप मेरे साथ रीड करिए, ध्यान से इसको पढ़िए कि इससे में हमें हमसे क्या चाहता है। देखिए बच्चों, प्लॉट द कोरस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल। अब की बार हमें रेफरेंस सर्कल बनाना है, जबकि इस क्वेश्चन में हमें रेफरेंस सर्कल गिवन था। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, नीचे कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन दी हुई है। इंडिकेट द इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0 होता है, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल। फॉर सिंप्लिसिटी द सेंस ऑफ रोटेशन मे बी फिक्स्ड टू बी एंटी क्लॉकवाइज इन एवरी केस, x इज इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड। तो इसने हमें कुछ पहले से ही बता दिया है कि एक तो हमें सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी है, आपको क्लॉकवाइज नहीं लेनी है, और आपको कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, गिवन है, उन इक्वेशंस की हेल्प से आपको रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करना है। तो बच्चों मुझे जो पहला इक्वेशन गिवन है, मैं फर्स्ट पार्ट इसका ले लेता हूं, x इज इक्वल टू -2 साइन 3t प्लस π/3, -2 साइन 3t प्लस π/3। बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वी मस्ट नोटिस द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान से देख लेते हैं और उसको मैं यहां हल्का सा आपको इंडिकेट कर देता हूं। इन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ SHM, उसमें x अगर आता है तो हमारा इक्वेशन कोस के टर्म्स में होता है, और अगर y आता है तो हमारा इक्वेशन साइन के टर्म्स में होता है, जो हमने वहां पर बनाया था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के केस में। ये बात हमें यहां याद रखनी है। मीन्स जो हमारा इक्वेशन होता है बच्चों, वो x के टर्म्स में अगर हमें लिखना होता है तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, या फाई नोट कह सकते हैं, और अगर y के टर्म्स में आपको लिखना है तो y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा t प्लस फाई। हमें ये लिखना होगा। अब बच्चों इन इक्वेशंस को एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। बच्चों ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें। ए होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड रेफरेंस सर्कल के केस में उसकी रेडियस के बराबर होता है, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। दूसरा हमारा जो ये फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव में टी हम अपने इक्वेशन में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो आपको टी हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर किसी इक्वेशन में आपको टी नेगेटिव मिल गया तो आपको पहले उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो एक बात का ध्यान रखना कि टी मस्ट बी पॉजिटिव, एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो फाई है, फाई इज द इनिशियल फेज, जिसको इपोक भी कहते हैं, और इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ
इनिशियल पोजीशन। तो देखो अब हमारी सारी की सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो अब हम बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बच्चों ध्यान रखना, दो मेन बातें बस। x के टर्म्स में इक्वेशन x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। y के टर्म्स में y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। और ध्यान रखें कि t दोनों इक्वेशन में पॉजिटिव होना चाहिए और फाइव आपका इनिशियल फेज होता है। तो बच्चों अब अपने इस इक्वेशन को रिजोल्व करते हैं। देखिए इस इक्वेशन पे अगर आप ध्यान दें तो इस इक्वेशन में हमारा पहला जो मैंने पॉइंट बताया कि t मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसमें आपका t ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अब इसे मुझे पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मुझे यहाँ पे x गिवन है तो ये जो मुझे टर्म ट्रायग्नोमेट्री का मिला है ये कोस होना चाहिए। तो अब मुझे सबसे पहला जो चेंज करना है बच्चों वो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। और अगर उस कॉस के कन्वर्ट करने के प्रोसेस में माइनस साइन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए मैं इसको सोल्व करते समय बच्चों एक ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कॉस, पहले मैं लिख देता हूं, देखिए वी नो दैट कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन थीटा होता है। अब अगर मैं इसमें पाई बाई टू बाई थीटा की बजाय पाई बाई टू माइनस थीटा यूज करता तो ये माइनस साइन नहीं आता, तो मेरा माइनस साइन एलिमिनेट नहीं हो पाता। तो अब मैं पहले इसमें ऐसा करता हूं कि माइनस साइन भी साथ साथ एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है तो आप जरा जरा सा एक सेकंड के लिए ध्यान दें। तो माइनस साइन, और देखिए यहां पर थीटा जो लिखा हुआ है वो 3t प्लस पाई बाई 3। तो अब आपका लेफ्ट साइड वाला टर्म क्या बनना चाहिए? राइट साइड वाला टर्म बनना चाहिए कॉस पाई बाई टू एज इट इज, और प्लस इस थीटा की जगह पर आपको ये लिख लेना चाहिए। तो ये हो गया 3t प्लस पाई बाई 3। आई थिंक स्टूडेंट्स आप सब लोग सीख गए होंगे। मुझे वैल्यू माइनस साइन 3t प्लस पाई बाई 3 की निकालनी थी। अगर आप इसमें यहाँ 2 लेते तो इधर भी 2 आ जाता है। और इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने थीटा को ये मान लिया, ये थीटा मान लिया। तो अब इधर आपको पाई बाई टू प्लस थीटा लिखना है। पाई बाई टू प्लस थीटा लिखने का मतलब पाई बाई टू आपका ऐसा कैसा रहेगा और थीटा की वैल्यू आपने जो मानी है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू माइनस साइन अब एलिमिनेट हो गया और 2 साइन 3t प्लस पाई बाई 3 की जगह आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस 3t प्लस पाई बाई 3। बच्चों अब तक सिर्फ मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया है, क्वेश्चन में अभी और मैंने कुछ भी सोल्व नहीं किया है। आप अगर हर बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप कुछ स्किप करके चलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 2 कॉस, अब देखो बच्चों ये 3t और प्लस पाई बाई 2 और पाई बाई 3 को आप ऐड कर दीजिए, और जब आप पाई बाई 2 और पाई बाई 3 को ऐड करोगे तो देन इट बिकम्स 5 पाई बाई 6। और अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विद, अब हमारे सारे के सारे जो कंडीशंस थे वे सब ठीक हो गए हैं। कंपेयर विद x इज इक्वल टू कैपिटल A cos 3t प्लस 5 पाई बाई 6। तो बच्चों देखो हियर a इज इक्वल टू 2 और 3t, तो 3t के बराबर हो गया है, सॉरी इसको ओमेगा टी प्लस टी, ओमेगा टी प्लस 5 से, सॉरी मैंने लिखने में थोड़ा चूक कर दिया, कोई बात नहीं। तो देखिए अब ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ टी तो टी के बराबर, तो ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 3 और 5 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 5 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 6 से इसको हमने डिवाइड किया 30, मीन्स ये 150 डिग्री। तो अब देखो बच्चों यूनिट्स पे अगर आप ध्यान दें तो यूनिट यहाँ पर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और टाइम आपका सेकंड में है। तो इसका मतलब ये तो हो गया आपका 2 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका सेकंड इनवर्स। यूनिट आपकी
क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगी। अब हम रेफरेंस सर्कल बनाते हैं और उस रेफरेंस सर्कल में ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगर आप ओमेगा को देखें तो ओमेगा जो होता है आपका, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो आप ओमेगा को ये लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू 3, मीन्स टी इज इक्वल टू 2 बाई 3। टी इज इक्वल टू 2 बाई 3। वो सिंपल हमें सेकंड में मिलेगा। तो देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू आप यहां 180 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका 60, तो ये आपका 120 सेकेंड। तो इट मीन्स आपका जो टाइम पीरियड है बच्चों वो 120 सेकेंड आपका हुआ। अब हम इसका रेफरेंस सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। चलिए बच्चों एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। और बच्चों ये रहा आपका सर्कल। अब आप इस सर्कल में कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, उनको इंडिकेट करिए। जैसे सबसे पहले आप इंडिकेट करें कि हमारी इनिशियल फेज 150 डिग्री है। तो देखो बेटा यहां से यहां तक का जो एंगल है ये 90, और 90 के बाद नेक्स्ट आपका एंगल 60 डिग्री और बनना चाहिए। तो 60 डिग्री जब आप बना देंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री का मतलब ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यानी यहां हमारा पार्टिकल P है और ये T इज इक्वल टू 0 पर है। अब सेंस ऑफ रोटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज बनानी है, जो कि इसमें पहले से ही गिवन है कि आप सेंस ऑफ रोटेशन बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। रेडियस उसकी कितनी होगी, एम्पलीट्यूड के बराबर उसकी रेडियस होनी है। तो रेडियस आपकी यहाँ 2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होगी, और टी जो आपको होगा वो कहीं भी आप इसमें लिख दीजिए, टी इज इक्वल टू 120 सेकेंड होगा। तो ये आपका रेफरेंस सर्कल बनकर तैयार। मेन बात होती है कि कहाँ से मोशन स्टार्ट होती है, और वो जानकारी हमें जो देगी वो इनिशियल फेज से हमें वो जानकारी मिलेगी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए एक बार इक्वेशन को ध्यान से एनालाइज करते हैं। एक बात तो आपको जो ध्यान रखनी होती है वो ये कि जब आपका x डिस्प्लेसमेंट दिया है अलोंग x एक्सिस, तो आपको यहाँ कोस आना चाहिए। तो ये आपका ठीक है। दूसरा आपको t हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो बेटा इस केस में t आपका नेगेटिव है, तो आपको t नेगेटिव को पॉजिटिव करना होगा। और जब t नेगेटिव को आप पॉजिटिव करेंगे तो हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस की एक प्रॉपर्टी होती है, कॉस में नेगेटिव और पॉजिटिव से आपका साइन चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम बहुत इजी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इज इक्वल टू कॉस, और अब मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही टी बन गया आपका पॉजिटिव और π/6 आपका नेगेटिव हो गया। तो अब हम देखिए, अब हम इसमें ये यूज कर सकते हैं, बट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो दैट्स वाई एक्स विल बी इक्वल टू कॉस, और ये माइनस आपका एज इट इज फिनिश t माइनस π/6। अब हमने जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने वाली थी उन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव कर लिया है। t आपका पॉजिटिव हो गया है, x ऑलरेडी कोस के साथ गिवन था। तो नाउ कंपेयर विद x इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब आप इसके साथ जब इसको कंपेयर करोगे बच्चों, तो सिंपली यहां देखिए ए कॉस दोबारा से लिखूंगा, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। एक सेकेंड रुक जाइए बस। देखिए तो नाउ कंपेयर विद x इज इक्वल टू कैपिटल A कॉस, और ये आपका ओमेगा टी प्लस फाई। हियर आप देख सकते हैं बच्चों कि जो कैपिटल A है इस केस में, कैपिटल A यहां पर 1 और यूनिट आपको सेंटीमीटर में गिवन है। अगेन ओमेगा टी इज इक्वल टू टी, तो यहां पर ओमेगा भी आपका 1 हुआ और यूनिट आपकी सेकंड में गिवन है। और बच्चों फाई इज इक्वल टू
फाइव इज इक्वल टू -π/6। तो आपने ये सारे डाटा यहां पर लिख लिए हैं। अब बच्चों अगर कैपिटल टी हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल टी इज इक्वल टू होता है 2π/ω। सो इट कैन बी रिटन एज 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा इज 1, सो टी इज इक्वल टू 2π सेकेंड। आप चाहे उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो या फिर आपको उसका एज इट इज लिखा रहने दो, वो आपकी मर्जी है। पाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो अब हम रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडी हैं। तो बच्चों अब हम इसका रेफरेंस सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और ये रहा बच्चों आपका रेफरेंस सर्कल। अब इस रेफरेंस सर्कल में सबसे पहले हम लेते हैं कि फाइव इज इक्वल टू -π/6। -π/6 मतलब -30 डिग्री। तो यहां से हम -30 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये उस पॉइंट की इनिशियल पोजीशन हुई P, जो आपकी T इज इक्वल टू 0 पर है। यानी मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट होगी और उसका सेंस है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने का। तो सेंस ऑफ रोटेशन ये होगा। अब एंगल जो रोटेट होता है वो एंगल आपका थीटा होता है, यहां पर थीटा एंगल, और वो आपको यहां कितना गिवन है 5/6 गिवन है। हमने π/6 यहां ऑलरेडी इंडिकेट कर लिया है। रेडियस इसके एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। तो एम्पलीट्यूड इसका 1 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी और t इज इक्वल टू 2π सेकेंड। और ये आपका रेफरेंस सर्कल तैयार। अब बच्चों मैंने इन 4 पार्ट्स में से 2 ऐसे पार्ट सेलेक्ट किए हैं जिनमें आपको ज्यादा काम करना था। बाकी के 2 पार्ट आप खुद से सेलेक्ट करके खुद से सोल्व कर लेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.13। देखिए इसको पहले आप मेरे साथ पढ़ें सब बच्चे। इन फिगर shows a spring of force constant K clamped rigidly at one end and a mass M attached to its free end। यहां पर आप एक स्प्रिंग इमेजिन करिए जो एक रिजिड एंड पर क्लैंप्ड है और इसके साथ यहां एक मास M अटैच्ड है। मास M अटैच्ड है, ये आप इमेजिन करिए। आगे चलते हैं। द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाई ए फोर्स F। हमने इस स्प्रिंग पर एक फोर्स F लगा दिया है एट इट्स फ्री एंड। चलिए ठीक है। सोज द सेम स्प्रिंग विद बोथ एंड्स फ्री। अब एक दूसरा स्प्रिंग हमारे पास है, उसके दोनों एंड फ्री है। सेम यही स्प्रिंग इतनी लेंथ का ऐसा एक स्प्रिंग जिसकी लेंथ आपकी सेम है और ये इसके दोनों एंड आपके फ्री है। एंड अटैच्ड टू ए मास M एट आइदर एंड। और इसके किसी भी एंड पर, मतलब इस तरफ भी आपका M मास अटैच है और इस साइड में भी आपका M मास अटैच है। चलिए ठीक है, हो गया। और ईच एंड ऑफ द स्प्रिंग इन फिगर, जो फिगर में दिया हुआ है, स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स F। और अब हम इनमें से दोनों मास को F फोर्स से इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। तो बच्चों हमारे पास 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन में एक स्प्रिंग हमारे पास है, एक एंड पे वो क्लैंप्ड है और मास पे हम F फोर्स लगाते हैं, और दूसरे केस में हमारे पास वही एक स्प्रिंग है जैसा पहले था और अब दोनों तरफ M मास अटैच है और हम दोनों साइड से F फोर्स लगाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन द 2 केस। इसमें से कौन से केस में स्प्रिंग का एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। तो बच्चों देखिए इसके पहले पार्ट को सोल्व करने के लिए आप ये यूज करेंगे। द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द applied force। कब? if K is equal for both। तो अगर दोनों केस में आपका K इक्वल है, क्योंकि एक ही स्प्रिंग है तो K तो इक्वल हुआ, तो एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्स कैपिटल F पर डिपेंड करेगा। द सेम फोर्स F, द सेम फोर्स capital F is applied in both the case, is applied in both cases। दोनों केस में सेम फोर्स अप्लाइड है।
तो एक्सटेंशन विल बी सेम। तो इसका मतलब दोनों केस में जो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी वो सेम होगी, एक्सटेंशन विल बी सेम। अब आप दोबारा बात समझ सकते हैं, दोनों स्प्रिंग का के आपका सेम है क्योंकि सेम स्प्रिंग हमने दोनों सिचुएशन में यूज किया है। तो अब कौन से स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी वो डिपेंड करता है फोर्स एफ पे। तो यहां पर भी स्प्रिंग पे एफ फोर्स अप्लाई है और यहां पर भी स्प्रिंग पे एफ फोर्स अप्लाई है, चाहे वो इधर ले लें चाहे आप इधर ले लें, तो एक्सटेंशन दोनों केसेस में सेम होगा। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट हमें क्या कहता है, देखिए, इफ द मास इन केस 1 एंड 2 masses इन केस B आर रिलीज्ड फ्री, अगर उनको हम फ्री छोड़ दें, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस क्या होगा। सबसे पहली बात बच्चों, पहले केस में तो आप पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड बेहद इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप ये कहेंगे इन केस ए, पहले वाले केस में द टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m बाई k। बहुत सिंपल। बट इन केस बी वाले केस में क्या होगा, देखिए जो बी वाला केस है इसमें क्या होगा, वी कैन consider the two springs of equal length। इसमें हम इक्वल लेंथ के दो स्प्रिंग को इमेजिन यहां पर कर सकते हैं। और लेंथ जैसे मान लीजिए यहां पर हम ये मान लेते हैं कि इससे लेफ्ट साइड में एक स्प्रिंग है और राइट साइड में दूसरा स्प्रिंग है, इक्वल लेंथ। देन के विल बी ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू। जो इनिशियल वैल्यू है आपकी उसका दुगना। कारण क्या है बच्चों, देखिए मैं आपको एक बार हल्का सा आइडिया दे देता हूं। बच्चों इसमें हम क्या मान रहे हैं, इसमें हम मान रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। अब अगर मैंने इस स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, इसके दो इक्वल पार्ट कट कर दिए, तो मैंने आपको समझाया था कि जो के है वो हर पार्ट का 2k हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो टाइम पीरियड बनेगा, ऐसे केस में आपका टाइम पीरियड बनेगा, टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m, मास तो सेम अटैच है, इंटू 2k। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइए न्यूमेरिकल नंबर 14.14 और पढ़िए मेरे साथ। देखिए बच्चों 14 में, पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ ए लोकोमोटिव हैज ए स्ट्रोक ऑफ 1 मीटर। यानी जो स्ट्रोक है वो 1 मीटर का है। मैं आपको स्ट्रोक के बारे में एक बार आइडिया दे देता हूं। जैसे आपका पिस्टन है, ये वो सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन इस तरीके से यहां से, ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है और यहां से एक बार यहां तक जाता है, इस तरीके से यहां तक जाता है पिस्टन ऐसे। तो देखो पिस्टन यहां से यहां ऐसे जाता है, ऐसे, तो ये स्ट्रोक कहलाता है। और अगर इसमें स्ट्रोक आपको 1 मीटर गिवन है, स्ट्रोक इज 1 मीटर, तो बेटा यहां अगर इसका मिड पोजीशन मान लेंगे तो यहां सिंपल हार्मोनिक होगी, मोशन होगी। पिस्टन एक बार इसके राइट जाएगा, एक बार इसके लेफ्ट जाएगा और टाइम पीरियड इस केस में आपका 1/2 मीटर बनेगा। तो यहां पर जो आपका एम्पलीट्यूड जो बनेगा, एम्पलीट्यूड वो बनेगा, एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू 1/2 मीटर, मीन्स 0.5 मीटर। तो इतना आप समझ गए। आगे चलिए। इफ द पिस्टन मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। यहां पर जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू है वो है 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको आप ओमेगा कह सकते हैं।
व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया आपका। द मैक्सिमम स्पीड सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको पता है वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा ए होता है, तो इसलिए आपका वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा 200, ए की वैल्यू 0.5, तो ये बन गया आपका 100 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। मीटर पर मिनट, यहाँ रिवॉल्यूशन पर मिनट गिवन है बेटा, तो ये मीटर पर मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 14.15। न्यूमेरिकल नंबर 14.15 देखिए बच्चों, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी मून पर 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अर्थ पे आप जानते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द मून इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द अर्थ इज 3.5 सेकेंड। अगर इसका टाइम पीरियड अर्थ पर 3.5 सेकेंड है तो इसका टाइम पीरियड मून पर कितना होगा? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर आप जानते हो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो बच्चों अब हम इस केस को दो तरीके से सोल्व करेंगे। एट अर्थ की बात करते हैं। एट अर्थ पर जो टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट L बाई जी, सिंपल पेंडुलम के लिए। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, t को आप TE लिख लो और इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट, लेंथ दोनों केसेस में सेम है और ये आपका GE। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं एट मून पर आप TM इज इक्वल टू 2 एज इट इज और लेंथ आपकी दोनों केसेस में सेम है अपॉन GM। अब बच्चों अगर इससे आप TM अपॉन TE निकालते हैं, TM अपॉन TE, तो TM तो आपको गिवन है 2 अंडर द रूट L बाई GM इंटू, और TE आप इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अंडर द रूट GE बाई L। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, L से L कैंसिल, तो हमारा यहां बनने वाला है GE बाई GM का अंडर रूट, और स्टूडेंट्स GE की वैल्यू 9.8, GM की वैल्यू 1.7 और इट बिकम्स 98/17 का अंडर रूट। जब आप 98/17 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमें यहां मिल जाना है बच्चों TM इज इक्वल टू, आप थोड़ा सा सोल्व कर लेना, मेरे पास यहां थोड़ी जगह कम रह गई है, 8.4 सेकेंड। तो मून पर उसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 8.4 सेकेंड होगा। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 16 थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, जल्दी से एक बार फिनिश कर लेते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन SHM डिपेंड्स ऑन फोर्स कांस्टेंट K एंड मास m ऑफ द पार्टिकल T इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट m बाई K। ए सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स SHM अप्रोक्सीमेटली। देखिए इसने कहा कि स्प्रिंग के केस में जो टाइम पीरियड है वो T इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट m बाई K है। तो ये कहता है कि सिंपल पेंडुलम भी SHM करता है, उस केस में टाइम पीरियड m पे डिपेंड क्यों नहीं करता है? तो बच्चों सिंपल पेंडुलम के केस में मैं थोड़ा सा यहीं पर स्पेस यूज कर लेता हूं। सिंपल पेंडुलम के केस में जो K होता है, K इज इक्वल टू mg बाई L से रिप्लेस करते हैं। तो जब आप T इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट m बाई K, और K को आप लिखते हैं mg बाई L, तो m से m कैंसिल, 2 अंडर द रूट L बाई G। तो सिंपल पेंडुलम के केस में जो आपका m है वो कैंसिल हो जाता है t की वैल्यू रिप्लेस करने से, इसलिए टाइम पीरियड m पे डिपेंड नहीं करता है। बी पार्ट है द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक फॉर स्मॉल एंगल ऑसिलेशन, फॉर लार्जर एंगल ऑफ ऑसिलेशन ए मोर इन्वॉल्व्ड
Analysis shows that t is greater than t 2 pi under the root L by g. Think of qualitative argument of the appreciate this result. देखो बच्चों, सिंपल पेंडुलम में अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, पर अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाता है तो हम साइन थीटा को थीटा से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो उस केस में आपका टाइम पीरियड आपका छोटे डिस्प्लेसमेंट के केस में आता है उससे ज्यादा आता है। तीसरा देखिए, ए मैन विद ए रिस्ट वॉच ऑन हिज हैंड फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, डज द वॉच गिव करेक्ट टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल? यस। तो आपका रिस्ट वॉच होता है उस पर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो आपको सही रीडिंग देगा। इसके बाद है बच्चों, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम माउंटेड इन ए केबन दैट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी? अगर कोई सिंपल पेंडुलम ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल के केस में g इज इक्वल टू इनसाइड द केबन, अगर हम सैटेलाइट में, केबन में, लिफ्ट में अगर होते हैं तो वहां वेटलेस की कंडीशन होती है, वहां g आपका 0 होता है, तो वहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, मीन्स आपका सिंपल पेंडुलम ओसिलेशन नहीं करेगा। और इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों 17, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे।